प्रधानमंत्री से सीखिए जो जानता है कि गरीबी क्या है। गांव में स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य कांग्रेस की देन है। उत्तर प्रदेश में पुनः जो है एक बार योगी की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। अखिलेश 100 के अंदर ही रह जाएंगे। अखिलेश की गवर्नमेंट पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए हैं कि जो अपने जेब नहीं, ये आम जनता की जेब भर रहे हैं। कि अमेरिका जैसे देश में जहां पर इतना डेवलप सारी व्यवस्था है, कितने लोग मर गए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो है लोगों को इंजेक्शन लगा और सबसे ज्यादा लोग यहाँ सुरक्षित हैं। और 370 अगर खत्म होगा तो भाई साहब वहाँ जाकर 2 हिस्सा जमीन खरीद के वहाँ मकान बनवा लें। 2014 में आजादी मिली, उसके पहले भीख मिली थी। हमारे सारे क्रांतिकारी, हमारे सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधी जी, नेहरू जी, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस साहब, ये सब शून्य थे। कंगना रावत ही भारत की आजादी की परिभाषा व्याख्या कर रही है। कांग्रेस क्या करेगी जो हमेशा गाँव में एक मिनट जो चांदी के थाली में भोजन किया हुआ है और सोने के चम्मच से, वो क्या जाने, एक मिनट, वो क्या जाने गरीबी। उनको क्या, उनको तो विरासत में सब मिली हुई है, उनका तो परिवार पूरा चल रहा है। गरीबी आप देखिए प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री से सीखिए जो जानता है कि गरीबी क्या है। हाँ, गरीबी से वो नीचे से उठा हुआ है। प्रधानमंत्री से सीखिए। ये लोग मोती, आपकी बात पूरी कर लीजिए। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं सर, आप हमसे वरिष्ठ सीनियर हैं, अधिवक्ता हैं सर। मोतीलाल नेहरू जी भारत के आजादी के पूर्व बड़े बड़े राजाओं का मुकदमा इसी माननीय हाई कोर्ट में लड़ा करते थे। धनाढ्य रहे उनके बेटे जवाब। आप इनकी बातों का जवाब दीजिए। ये बोलते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हो गए, सोने और चांदी के थाली में खाना खाते थे। प्रधानमंत्री गरीबी से उठ के आए हैं। देखिए, अगर से दादा के घर में संपत्ति इनके पूर्वजों ने एकत्रित करके रखा है अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, तो क्या मिट्टी के बर्तन में खाएंगे? मिट्टी के बर्तन में नहीं खाएंगे ना। मूल्यांकन कर लीजिए। गरीब अब ट्रेन में नहीं चढ़ सकता, गरीब अब बिजली नहीं जला सकता, समझ रहे हैं। और जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व, जिसके दादा के घर में अगर कोई मर जाएगा तो पूरा शोक मनाएंगे। इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी जी के साथ क्या हुआ, उसके बाद भी वह परिवार आज देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। लोग चले जाते हैं कि अब हमको इससे मतलब नहीं है। अब गांव में स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य कांग्रेस की देन है। और इन्होंने 7 वर्षों में क्या किया उसको बता दें। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी, सबसे पहले कौन सा काम करेगी उत्तर प्रदेश? बैंकों, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला स्वास्थ्य को ठीक करेगी, शिक्षा को ठीक करेगी, बेरोजगारों को रोजगार देगी और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाएगी। इनका नारा था वर्तमान के लोगों का, भाई भूख भ्रष्टाचार खत्म। तो अब भैया भाई भूख भ्रष्टाचार क्या है वो दिखाई पड़ रहा है। वो सब जनता अब 4 महीने बाद सब तय कर देगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिसके पास सब दिन से धन भरा है वो अपने खजाने को, दादाजी 100 रुपया के किसी गरीब को देकर दिखाए। सर जी बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी और सर बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, और आपका क्या मत है? भाई हम तो ऐसा बीजेपी के समर्थक हैं, ठीक ना, और वैचारिक रूप से भी उसका समर्थन करते हैं, तो बीजेपी ही आएगी। ऐसा बोल रहे कांग्रेस आएगी? कांग्रेस तो एक सीट नहीं पाएगी। एक सीट भाई साहब, कांग्रेस एक भी सीट नहीं पाएगी। जो 18 वर्ष के मतदाताओं को आज वर्तमान की सरकार मतदाता बना रही है, स्वर्गीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के यह देन है कि 18 वर्ष का मतदाता इस देश में मतदान करने के लिए उत्साहित है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या काम करेगी? बेरोजगार। उत्तर प्रदेश में पुनः जो है एक बार योगी की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। अखिलेश बोल रहे 400 सीट आएगी उनकी। अखिलेश 100 के अंदर ही रह जाएंगे। अखिलेश की गवर्नमेंट। बीजेपी क्यों आएगी? क्या काम किया बीजेपी? बीजेपी इसलिए आएगी कि बीजेपी देश हित का कार्य कर रही है। बीजेपी जो है हर तरफ, चारों तरफ जहां भी देखिए जो है रोड बनवा रही है, सारी व्यवस्था साफ सुथरा शहर कर रही है। भविष्य में इतने ओवर ब्रिज बन रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसलिए और सबसे बड़ी बात
देश हित में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और इस राज्य में जिस तरीके से पहली बार जागरूक होकर के आम जनता सरकार के प्रति जो है एक्टिव होकर खड़ी हुई है, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही वो है। अभी तक तो सारी गवर्नमेंट छलावा वाला कार्य करती थी, अच्छा मीठा मीठा बोल करके वोट लेकर के केवल बस अपना जेब भरती थी। ये पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए हैं कि जो अपने जेब नहीं, ये आम जनता की जेब भर रहे हैं, आम जनता के हित के कार्य कर रहे हैं। और इसमें कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि कोई जात वर्ग विशेष की बात हो रही है, सर्वजात की हो रही है, हर धर्म के लोगों का इसमें हित हो रहा है। और आने वाले समय में 20-25 वर्ष अब बीजेपी यहाँ से हटने वाली नहीं। बोलिए सुनिए, देखिए, सबसे पहला काम जो आप 5 वर्षों में जो सरकार 48 महीने की चली गई, इसमें रोजगार कितने लोगों को मिला, शिक्षा कितने लोगों को मिला, कितने लोग स्वस्थ लाभ पाए 2 वर्षों में, उसका डाटा आपको दिखाई पड़ा। इसी शहर में ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटकते रहे और लोगों को घर में मातम होता रहा। यही बात भाई साहब बता रहे हैं। बगल में पूरब का एक्सपोर्ट है, 1.5 वर्ष उसमें ताला लटका रहा और न्यायपालिकाओं में भी ताला लटका रहा। किसकी देन रही? 5G नेटवर्क टेस्टिंग पर क्या हुआ, इसको बताएं भाई साहब। बताइए। इन्हें नहीं पता है कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली व्यवस्था बहुत पहले बहुत ही जो है निम्न स्तर, उसके सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। 70 साल राज किए हैं और अब जो है इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा मैनेजमेंट सरकार ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के किया कि अमेरिका जैसे देश में जहां पर इतना डेवलप सारी व्यवस्था है, कितने लोग मर गए। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो है लोगों को इंजेक्शन लगा और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ सुरक्षित हैं। आज यहाँ कोरोना का जो है गिना चुना जो है वो रह गया है। आज भी अमेरिका जैसा प्रांत, चाहे ब्रिटेन हो चाहे जर्मनी हो, त्राह त्राह मचाए हुए हैं। इस सूझबूझ की सरकार ने बहुत ही मेहनत परिश्रम करके जो है हर चीज़ को किया। ये लोग विरोधी व्यक्ति हैं, इनको विरोध के अलावा, बोलने के अलावा सही चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इनका कोई जवाब देने का कोई मतलब नहीं। भाई साहब, आपने धारा 370 खत्म किया, जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष हो गया, इनसे पूछिए। वहाँ कौन सा निवास हुआ, वहाँ गरीब गया था रोजगार के लिए, उसके साथ क्या हो रहा, उस पर इनसे बात कर लीजिए। बगल में स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, बेली है, कालवेन है, चले जाइए। सीनियर डॉक्टर सब छोड़िए। सारण हॉस्पिटल में डॉक्टर SP सिंह आँख के डॉक्टर है, 2016 में रिटायर हो गए। आज वो प्रिंसिपल आपकी सरकार में कैसे बने बैठे हैं, वह क्या कार्य कर रहे हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। 370 पर कितने लोग वहां जाकर बसे, वहां के क्या हालात है। अब ये बताइए, इनको 370 से क्या दर्द हो रहा है? अभी तक तो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में दिया 370 हटा के जरा देख ले। ये जिसका सपोर्ट करते थे वो क्या कह रही थी, अब 370 हट गया। मंदिर का जो है निर्णय आ गया, जो 500 वर्षों से पड़ा हुआ था, भव्य मंदिर बन रहा है। अब इनके पेट में दर्द हो रहा, बन कैसे रहा है? पेट में दर्द हो रहा है क्या आपके? सुन लीजिए, 1952 में किसकी सरकार थी? भगवान राम का प्रकट किसने कराया? मंदिर का ताला किसने खुलवाया? मंदिर का फैसला किसके कार्यकाल में आया? इस पर भी जाइए। और 370 अगर खत्म होगा तो भाई साहब वहाँ जाकर 2 हिस्सा जमीन खरीद के वहाँ मकान बनवा लें। देखिए, इनको कोई भी चीज का है कि कोई चीज हो और तत्काल उस पर एक्शन हो जाए। हर चीज में समय लगता है, व्यवस्था बनने में टाइम लगता है। कोई एक घर की एक व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है, सरकार की व्यवस्था है और सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है। आज पहली बार पूरे विश्व में भारत का जो है एक डंका बज रहा है। यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री एकदम बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। इनको वो मुख्यमंत्री चाहिए जो जेब भरे, अपने पूरे खानदान की जेब भरे, ऐसे लोगों को चाहिए। ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है, देश प्रगति पर है, प्रदेश प्रगति पर है। रोजगार के अवसर 2 दिन में नहीं बन जाएंगे, 5 साल में नहीं तो पूरा तैयार हो पाएंगे, इसके लिए टाइम चाहिए। जब इसको टाइम मिल रहा है, 1-2 रिज्यूम इनको टाइम मिलेगा, आने वाले पंचवर्षीय योजना में बहुत ही बढ़िया कार्य इनका रहेगा। और भविष्य में 70 साल आप रहे हैं, अब आपसे टाइम मांग रहे हैं, आप टाइम क्यों नहीं देते? 7 साल में इन्होंने क्या किया, इसको ये नहीं बता पा रहे हैं भाई साहब हमारे। और मूल बात से ये भटक गए हैं। बॉर्डर, हमारे भारत की सीमाएं सुरक्षित रहा करती थी पूर्ववर्ती सरकारों में।
और इन्हीं के यहाँ की एक नेता कंगना रावत ये कह रहे हैं कि बॉर्डर है कि 2014 में आजादी मिली, उसके पहले भीख मिली थी। हमारे सारे क्रांतिकारी, हमारे सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधी जी, नेहरू जी, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस साहब, ये सब शून्य थे। कंगना रावत ही भारत की आजादी की परिभाषा और व्याख्या कर रही हैं। इस पर आप इनसे पूछ लीजिए। इनसे अभी हमारे अनुज भाई ने ये कहा कि बॉर्डर सुरक्षित थे। इनसे पूछिए कि कितना बॉर्डर सुरक्षित था। आए दिन लखनऊ देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, जितने इंडिया के जितने स्टेट हैं, आए दिन हर तीसरे चौथे दिन विस्फोट होता था। हाँ, जब से मोदी जी आए हैं बताओ कि विस्फोट हुआ है। वो आप पेपर में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से हम लोग देखते हैं, कभी मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, कभी इधर। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई कि नहीं हुई? जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई तो सेना, हमारे सेना को उसको बधाई हो। सेना के लोगों के बदौलत हुआ ना। जो कार्य प्रधानमंत्री विश्व में, जो कार्य प्रधानमंत्री 4 बार 5 बार के अब तक जब भी दीपावली आई, चाहे बड़े त्योहार आए, प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जा करके जो है हौसला अफजाई कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है तो सेना कर रही है, और कोई काम गलत हो जाता है तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इनको सच्चाई कहने में जो है जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि विपक्ष में है तो इनको मेन मिक्स निकालना इनका काम है। सच्चाई इनको नहीं दिखाई पड़ रही है। और जो चीजें टाइम अभी चाहिए, टाइम मिलना चाहिए आदमी को। 5 साल में कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दी है पूरे देश की। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, इतनी आबादी है जितना किसी एक देश की आबादी होती है, उससे भी बढ़ करके उत्तर प्रदेश की आबादी है। तो यहाँ पेट कैसे भरेगा? पेट कैसे भरेगा? भाई साहब का भर रहा है, और लोगों का पेट कैसे भरेगा? रोजगार कैसे मिलेगा? अगर आज अगर सूखा गल्ला पा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम कानून, शिक्षा गारंटी अधिनियम कानून, जन सूचना कानून, मान लीजिए आप खाद्य सुरक्षा पर कार्य कर रहे हैं, भंडार हमारे भरे हुए हैं। आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए। आप ये लोग आरोप लगाते थे कि आंदोलन हमारे किसान भाइयों का, जब वो लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, कौन सी ऐसी बात आई कि हमारे माननीय सम्मानीय परमादरणीय मोदी साहब। बात करते हैं किसान बिल पे। मोदी जी ने किसान बिल तो वापस ले लिया, आप तो खुश हैं? आप नहीं, 750 किसान वहाँ शहीद हुए हैं। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं। जब तक सदन में कानून नहीं पास हो जाएगा कि हम पूरे कृषि बिल और MSP पर रेट तय नहीं हो जाएगा, तब तक हम उनके बातों से संतुष्ट नहीं है। सर बोल रहे हैं कि वो किसान थे ही नहीं। नहीं तो वहाँ कौन 750 लोग कैसे शहीद हुए? भाई वो जितने विपक्षी थे सबके गुंडे थे, सबको फाइनेंस कर रहे थे। और ये जो बिल की बात कर रहे हैं, अनाज की जो दे रहे हैं कांग्रेस के समय में, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शरद पवार जी आपके यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? और कितना अनाजों का भंडार सड़ जाता था, वो कभी नहीं गरीबों को बांटते थे। जब सड़ जाता था तो उनके शराब के फैक्ट्री में चला जाता था और उसकी शराब बनती थी। आप बताइए, जब से मोदी जी आए हैं, आप बताइए कहाँ का अनाज सड़ा हुआ है, कहाँ का सड़ा हुआ है? दादा को ज्ञान कम है, इनको ज्ञान कम है। ये हमारे जो किसान भाई हैं, जो आज 13 महीने दिल्ली में बैठे रहे, अपना घर परिवार, अपना सुख संसाधन भौतिकतावादी को छोड़कर 13 महीना वो जो बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हैं, वो भी तो हमारे देश के नागरिक और जनता और किसान हैं। जब आप उनकी बात नहीं, इससे यह लग रहा कि आप पूरी तरह अंधभक्त हैं। देश की भूल बोल दिया आपको। ना अंधभक्त मैंने पहले ही कह दिया ना कि मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ। भाई साहब तो पॉलिटिकल हैं, हाई कोर्ट हो यहाँ, आम नागरिक है। ना भाई, जो एक मिनट भाई देखिए, जो पॉलिटिकल होता है वही लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करता है। ये हालात को समझता है, जो गरीबों के दुख दर्द को समझता है, जो सड़क पर संघर्ष करता है, वही जीवन जानता है। और दादाजी हमारे उम्र से बड़े हैं, बड़े वकील हैं, और मुक्किल पैसा नहीं देगा तो मुकदमा छोड़ देंगे। हम लोग तो फ्री वाले हैं भैया। एक मिनट, मैं अपने छोटे भाई से, अपने अनुज भाई से मैं ये पूछता हूँ कि अगर 1 हफ्ते कचहरी बंद हो जाए, हाँ, आप यहाँ आएंगे?
आप यहाँ बैठ के करेंगे। उसी प्रकार से जितने वहाँ बॉर्डर पर किसान थे तो बैठे थे वो, और उनको सब मिल रहा था तब वो बैठे थे। हम हैं अभी 4 दिन नया में, देखिए घर में क्या होगा जब एक पैसा नहीं मिलेगा। तो इनको तो बैठे बैठाए सब माल मिल रहा था, पैसा, राशन पानी, शराब और अय्यासी सब चीज तो मिल रहा था। वहाँ किसी चीज की कमी थोड़ी नहीं अब हम थी। टॉपिक पे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी का भी एंट्री हो चुका है, वो भी 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये तो विपक्ष का तो वोट काटेंगे। नहीं, देखिए भारत की दादा को शायद हमारे सीनियर वरिष्ठ हैं, इनका इज्जत सम्मान है, दादा को ज्ञान कम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई सब ने मिलकर इस देश के आज़ादी की लड़ाई, ईस्ट इंडिया कंपनी से इस देश को मुक्त कराया। आज वर्तमान में पुनः अडानी और अंबानी की कंपनी। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी तो बोलती है कि ओवैसी जो है बीजेपी की भी पार्टी है। वो एकदम सही कहते हैं, हम भी मानते हैं, हम जनता हम भी मानते हैं। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश या देश के नागरिकों के लिए एक जिले में वो सीमित है, एक जिले में लोग अपना वो काम करते हैं। आप ये बताइए सीधा टक्कर किससे होगा इस बार यूपी चुनाव में? कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होगी। चलिए भाई, अब हमारे भाई का सपा कहाँ गए, अखिलेश कहाँ गए? अब वो सपा भी लड़ेगी, अपना कुछ जातियों में उनकी लड़ाई है। लेकिन यह जान लीजिए, मैं एकदम सीना ठोक के कह रहा हूँ, एक आम नागरिक, इस देश का नागरिक और संविधान में प्रदत्त अधिकार के तहत, कि 2022 में परिवर्तन होगा। क्योंकि इस देश की जनता ने 5 वर्ष इनको अवसर देकर यह देख लिया कि 2 वर्ष तो वो अपने 1.5 वर्ष अपने घरों में कैद रही। भारत के बचपन को भी इस सरकार ने, भारत के हमारे बचपन को भी तालों में बंद कर दिया, शिक्षा से वंचित कर दिया। 20 वर्ष हमारे भारत का भविष्य पीछे चला गया। नोटबंदी के बाद कितनी शादियां टूट गई, कितने लोग स्वर्गवास हो गए। और दादा बता रहे हैं, उनकी विचारधारा होगी। ये जो दादा बोल भी रहे हैं, ये भारत की आज़ादी के 1947 के बाद 52 में हमारे जो भी देश के नेता रहे, उनके द्वारा जो 10 मौलिक अधिकार दिया गया, उसके तहत दादाजी बोल रहे हैं। तो उनको वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, ठीक है। लेकिन पुनः एक बार मैं कह के आपसे बात को समाप्त करता हूं कि 2022 में परिवर्तन होगा, सरकारें बदलेंगी, 24 में भी बदलेंगी। जय हिंद, जय भारत।